ईजीएम सेक्शन नंबर 100, सबसे पहले ईजीएम बीओडी कॉल करेगा। जब भी उनको ठीक लगेगा तो बीओडी ईजीएम कॉल कर सकता है, व्हेनेवर इट डीम्स फिट। अब ईजीएम कहां पर होगा? तो ईजीएम इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर भी चाहे तो ईजीएम कर सकती है, वो कौन सी कंपनी है? होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? कोई कंपनी इंडिया में बनी है, उसके 100% शेयर इंडिया के बाहर है, बाहर की कोई कंपनी के पास है, तो जो इंडिया में जो कंपनी होली ओन्ड सब्सिडी है, वो अपनी ईजीएम इंडिया में भी कर सकती है, इंडिया के बाहर में भी कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ईजीएम ऑन रिक्वेशन, मतलब मेंबर की रिक्वेस्ट होने पर भी ईजीएम बुलाई जा सकती है। तो अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहले लिमिट कि कम से कम कितने मेंबर अप्लाई करेंगे बीओडी को ईजीएम कॉल करने का। तो कंपनियों को दो भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो जो कंपनी की पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट का कम से कम 10% जिन लोगों के पास शेयर है ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन, वो मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं वापस से। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन, इतने लोग अगर तैयार हैं तो वो रिक्वेशन भेज सकते हैं। और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो एक करेक्शन है, बस चेंज है, ये जो ऊपर में पेड अप कैपिटल था उसकी जगह वर्ड आ गया वोटिंग पावर, बाकी का लॉ सेम है। मतलब कंपनी की टोटल वोटिंग पावर हैविंग वोटिंग राइट का कम से कम 10% मेंबर अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो बीओडी को ईजीएम कॉल करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है वैलिड इक्वेशन होने के लिए तीन चीजों का जरूरी है। कोड वर्ड है अपना एसएमएस। एस फॉर, सबसे पहले एस फॉर साइन, रिक्वेशन उसमें साइन करेंगे। एम फॉर मैटर, उसमें मैटर बताना पड़ेगा कि हम ईजीएम क्यों बुला रहे हैं। और एस फॉर सेंड, इट शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब बात करते हैं टाइम पीरियड का। अगर वैलिड इक्वेशन जमा हो गया तो बीओडी को ईजीएम कॉल करना पड़ेगा। तो ईजीएम के लिए प्रोसीड करना पड़ता है विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन, और ईजीएम 45 डेज के अंदर होल्ड करना पड़ेगा। तो प्रोसीड करना मतलब होता है नोटिस भेजना, और होल्ड करना मतलब मीटिंग रखना। ये 21 दिन 45 दिन दोनों का जो टाइम है वो कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन। अगला पॉइंट बात करते हैं ईजीएम बाय रिक्वेजनेस। अगर रिक्वेजनेस ईजीएम कब बुला पाएंगे? अगर बीओडी ने डिफॉल्ट कर दिया, जैसे 21 डेज के अंदर नोटिस भेजना था, बीओडी ने नोटिस नहीं भेजा, तो अगर बीओडी ने डिफॉल्ट किया तो उस केस में रिक्वेजनेस खुद मीटिंग बुला सकते हैं, और रिक्वेजनेस मीटिंग बुलाएंगे विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। तो 3 महीने के अंदर वो खुद अपनी मीटिंग बुला सकते हैं। अब रिक्वेजनेस अगर मीटिंग बुलाते हैं तो उनका तरीका वही होगा जो बीओडी मीटिंग बुलाने का तरीका करती है, अलग से कोई लॉ नहीं है। इसके बाद जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस रिक्वेजनेस ने किया है मीटिंग बुलाने के लिए, तो वो कंपनी से ले लेंगे, और कंपनी जो है वो जिन डायरेक्टर ने डिफॉल्ट किया है उन डायरेक्टर से पैसा वसूल करेगा। इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है जो हम लोग बात कर दें, और रूल का नाम है द कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मैनर ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेशन, मतलब जो मेंबर होते हैं जो कंपनी को रिक्वेशन जमा करते हैं वो कैसे भेजेंगे। तो रिक्वेशन भेजने के दो तरीके होते हैं रिक्वेस्ट भेजने के, एक होता है राइटिंग और यह होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजेंगे तो जो रिक्वेस्ट का साइन है वो आपको स्कैन करके अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद रिक्वेस्ट जो मीटिंग बुला रहे हैं वो चाहे तो डेट भी प्रपोज कर सकते हैं, बीओडी को बोल सकते हैं कि आप मीटिंग 30 तारीख को बुलाओ, लेकिन उनको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेट वो प्रपोज कर रहे हैं उसके कम से कम 21 दिन के पहले आपका रिक्वेशन कंपनी को जमा हो जाना चाहिए। इसके बाद रिक्वेशन में साइन होगा। साइन कौन करेंगे? या तो सब लोग साइन करें जो रिक्वेस्ट करें, और या फिर कोई एक रिक्वेस्ट को उन लोगों ने ऑथराइज कर दिया तो वो भी सबके बदले में साइन कर सकता है। अगर ज्वाइंट होल्डर है तो सबको साइन करने की जरूरत नहीं है, कोई एक ज्वाइंट होल्डर भी साइन करेगा तो वैलिड होगा। फिर अगला पॉइंट है रीजन। रिक्वेस्ट मैटर बताना उनको जरूरी है, रीजन चाहे तो बताएं चाहे तो ना बताएं। इसके बाद इनको कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है कि हम इसलिए मीटिंग बुलाना चाहते हैं, वो कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग। तो कंपनी जो है वो नोटिस किसको देगा? तो कंपनी उन सारे मेंबर को नोटिस देगा जिस दिन रिक्वेजिशन जमा किया गया है उसके 3 दिन के अंदर जो जो मेंबर थे उन सब मेंबर को नोटिस दिया जाएगा। तो ये हो गया। अगर रिक्वेजिशन कंपनी को रिक्वेशन भेजते हैं तो बीओडी कैसे एक्शन लेगी। अब अगला कॉन्सेप्ट है रूल में मीटिंग बाय रिक्वेस्टनेस। जैसे हमने अभी बात किया था कि अगर बीओडी डिफॉल्ट करती है तो रिक्वेस्टनेस खुद मीटिंग बुलाते हैं, तो अगर रिक्वेस्टनेस जब मीटिंग बुलाते हैं तो उनको भी कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो रूल्स क्या क्या देखो। पहला पॉइंट है कंटेंट ऑफ नोटिस, कि नोटिस में क्या बातें उनको लिखना पड़ेगा। तो नोटिस में वही बातें लिखते हैं जो
बीओडी लिखते हैं, जैसे डेट क्या होगा, डे क्या होगा, प्लेस क्या होगा, आर क्या होगा, कौन से मैटर बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं, और अगर एसआर पास करने वाले उस मीटिंग में तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये काम हम एसआर से करेंगे। फिर मीटिंग का प्लेस क्या होगा, तो मीटिंग या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलवा लो, या जिस सिटी टाउन विलेज में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे बुलवा सकते हैं लोग मीटिंग। मीटिंग का डे क्या होगा, तो आंसर है कि नेशनल हॉलीडे के अलावा हम कोई भी डेट को मीटिंग बुला सकते हैं। अब एक चीज ध्यान ये देना कि ये सब जो लॉ लिखा है ना, ये कब की बात करिए, अगर रिक्विजनेस मीटिंग बुलाते हैं तो। अगर रिक्विजनेस ने रिक्वेजिशन भेजा और मीटिंग बीओडी बुला रही है, तो बीओडी इंडिया में कहीं पर भी बुला सकती है और वो नेशनल हॉलीडे के दिन भी बुला सकती है। बीओडी के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट है लिस्ट ऑफ मेंबर। मतलब अगर रिक्विजनेस खुद मीटिंग बुला रहे हैं तो उनको अधिकार है कि वो कंपनी को बोले कि आप मेंबर की लिस्ट भेजो ताकि हम लोग सारे मेंबर को नोटिस दे पाए। तो उनको अधिकार दिया गया लिस्ट ऑफ मेंबर रिसीव करने का। और ये जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट किस दिन की बनेगी, मतलब मेंबर किस दिन के होंगे, तो जिस दिन उनका रिक्वेशन कंपनी को जमा किया उसके 21st डे, जिस दिन रिक्वेशन जमा किया उसका 21वां दिन, उस दिन जो मेंबर थे उनकी पूरी लिस्ट बना के उनको रिक्वेजनेस को दोगे। और अगले 45 दिन में जो जो चेंजेस होंगे उन चेंजेस को भी लिखो। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपने रिक्वेशन जमा किया उसके 45वें दिन तक जो मेंबर हैं वो लिस्ट आपको रिक्वेजनेस को देना पड़ेगा। इसके बाद मोड ऑफ गिविंग नोटिस, ये नोटिस कैसे देंगे, मतलब जो मीटिंग कॉल करेंगे उसकी नोटिस, ये स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे सकते हैं। और अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, मतलब रिक्वेजनेस ने नोटिस दिया था पर कोई मेंबर छूट गया, या नॉन रिसीट ऑफ नोटिस, मतलब आपने नोटिस भेजा पर किसी मेंबर को नोटिस नहीं मिला, तो इससे मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। तो ये हो गया आपका